वेलकम टू सुपरमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है लेसन 10 का, दैट इज चैप्टर नंबर 10 गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये सब हमने कर रखा है पिछले लेक्चर्स में। आई होप मैंने जो आपको रीडिंग का पोर्शन दिया था आपने वो सब कंप्लीट कर लिया है। और हमारा आज का टॉपिक है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट ना देखो, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था ना, उससे कोई अलग टॉपिक नहीं है, कोई नया इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वही है कि जो रिस्क ऑलरेडी है कि हमसे कोई गलती हो सकती है, हम कोई डिफॉल्ट कर सकते हैं हमारे कंप्लायंसेस का, उसको हम मैनेज कैसे करें, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी चांसेस को कम से कम कैसे करें। और वो आप कैसे कर सकते हो, आप सोचो। आपके पास एक अगर आपके पास एक प्रॉपर कैलेंडर है, डेट शीट है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी अपने टाइम टेबल को अपने कभी स्टडी टाइम टेबल बनाया होगा, या फिर हमारे स्कूल्स में हमें टाइम टेबल दिया जाता था, तो उसमें हर सब्जेक्ट कवर किया जाता था ताकि कोई सब्जेक्ट लेफ्ट आउट ना हो। बिल्कुल उसी तरीके से हम एक टाइम टेबल, हम एक कैलेंडर बनाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो, जिससे हम अपने जो कंप्लायंसेस है वो सब कर सके, ऑन टाइम कर सके, और हम हमारे द्वारा कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। ठीक है, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि आखिर इसमें मैटर क्या दिया हुआ है। आई होप आप सभी के पास नोट्स है मेरे। अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे मेल करो और मैं आपको तुरंत इसे फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, so let's read. Compliance risk management is the process of managing corporate compliance to meet regulations within a workable time frame and budget. देखो, वो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट इसमें क्यों लिखा हुआ है, मैं इसका एक आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ कंप्लाइंसेस ऐसे होते हैं ना जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। मतलब अगर आप उसमें डिफॉल्ट कर दोगे ना, तो उसमें आपको 50 रुपये या 500 रुपये फाइन लगेगा। लेकिन अगर आप उसे कंप्लाई करने जाओगे तो आपको 5,000 रुपये लगेगा। So it is better, you have to intentionally make default in such cases. I know it sounds a little abrupt, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि you have to see your budget. कंपनी का भी एक बजट होता है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, और आपको ये चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है कि देखो ये कंप्लायंसेस जैसे सभी के कंप्लायंसेस हैं, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको फाइन लगेगा, फटका पड़ेगा 25 करोड़, 50 करोड़ एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप ऐसे 500 हज़ार वाले कंप्लायंसेस करना अगर रह भी जाता है तो आपको इतने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ कलेक्टिव गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस डिसिप्लिन। मतलब एक बेसिक एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है कंप्लायंसेस। उसे प्रॉपरली हम कंप्लाई कर सके, ये एक स्ट्रक्चर में ही होता है ताकि वो चीज़ कोई लेफ्ट आउट ना हो, कोई चीज़ छूट ना जाए कभी। The three fields frequently overlap in areas of incident management, internal auditing, operational risk assessment, and compliance with various regulations. देखो, ये तीनों ना एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई एक चीज़, जैसे अगर आप ये चीज़ आपको पढ़ने में कहाँ आएगी, आपको आएगी डीडी में। अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने डीडी में पढ़ा होगा इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में। उसके बारे में एक पूरा पूरा चैप्टर है, सेक्शन 138 को कवर करता था। तो ये उस सब चैप्टर्स, उन सब्जेक्ट्स में ये पूरा डिटेल में समझाया गया है क्या है क्या नहीं है, कैसा आपको करना चाहिए। ठीक है, further laws and regulations in different countries are at the national, state and local levels have made compliance more complicated. देखो, नेशनली तो नेशनल लॉज को हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कंपनीज एक्ट, एक नेशनल लॉ है, आपको पढ़ना ही होगा और आप पढ़ते भी हो। लेकिन स्टेट लॉज जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, फिर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेंट को गवर्न करते हुए लॉज है, लैंड को गवर्न करते हुए लॉज है। तो ये सभी लॉज स्टेट लेवल पे अलग हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लोकल लेवल पे भी कुछ लॉज होते हैं कि आपको वो चीज़ कंप्लाई करनी होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से इतने सारी इस हायरार्की में इतने सारे लॉज हो जाते हैं ना कि आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कॉम्प्लिकेटेड, ये एक डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कैसे करोगे सभी चीज़ों को कंप्लाई। ठीक है, Therefore, a culture must be instilled, मतलब एक आपको एक हैबिट होनी चाहिए, लोगों को पता अवेयर होनी चाहिए। ठीक है, as compliance risk continues to be the focal point for regulators, compliance officers are encouraged to take steps to ensure that compliance risk is adequately managed.
बिल्कुल सही बात की गई है कि देखो रेगुलेटर्स आपकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि आप उनके द्वारा जो जो दी गई लॉज है, उनके जो कानून है, आप उसे कंप्लाई करते हो या नहीं। अगर आप कंप्लाई करते हो तो ये आप उनकी गुड बुक्स में रहोगे, लेकिन कभी भी आपने कभी कंप्लाई नहीं किया या फिर आपका कोई अच्छा खासा डिफॉल्ट हो गया तो आप उनकी नज़रों में आ जाते हो। तो इसीलिए कंप्लायंस ऑफिसर्स को ये चीज़ इनकरेज की जाती है, ये चीज़ सिखाया जाता है। एज अ सीएस हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपने कंप्लायंसेस को टाइमली करना है, रिस्क को कम से कम रखना है, और जो रिस्क है जो कम नहीं हो सकता उसे हमें मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। Well, on a periodic basis, management should identify and assess the primary compliance risk issues applicable to all business activities, including the related control mechanisms utilized to identify, measure, monitor, and control the relevant risk in as a compliance challenge will only increase with time. तो वाजिब सी बात है, वो रिस्क टाइम से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आज जितना है कंप्राइसेस, जैसे आप सोचो कि 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो लोगों के पास सर्विस टैक्स था, तो लोग कंप्लाई करते थे, कोई नहीं भी करते थे। लेकिन अब जीएसटी आ गया है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट फ्रॉम गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स टू सर्विस प्रोवाइडर्स, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि ये टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी कंप्लायंसेस। ठीक है। कहने की बात अलग है कि जैसे हमारे इनकम टैक्स में इस बजट में आया था एक बहुत ही सिंपल तरीका इनकम टैक्स को असेस करके पे ऑफ करने का। लेकिन अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी एज एन एक्सपर्ट आप समझोगे तो वो बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आई होप आपने बजट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप आने वाले सालों से बजट देखने की आदत डालो। ठीक है। स्टेप्स इन कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, क्या किस तरीके से स्टेप्स होता है कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कौन कौन से लॉ लग सकते हैं। जैसे डिपेंड करेगा ना कि आप मैन्युफैक्चरर हो कि सर्विस प्रोवाइडर हो, आप किस सेगमेंट में काम करते हो, आप ऑटोमोबाइल्स में हो, आप लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आप पे लेबर लॉज लगेंगे। तो इसलिए वो चीज़ पहले समझनी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर आप ये असेस करोगे कि अगर ये चीज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, जैसे ये सेक्शन हो गया, ये डिफ़ॉल्ट कितना है, ये रिस्क हो गया ना एक्चुअल में, इन अमाउंट टर्म्स, इन मनी टर्म्स, कि अगर मैंने ये चीज़ अगर फ्यूचर में मुझसे डिफ़ॉल्ट हो गई तो इतना ही रिस्क लग रहेगा, इतना ही मेरे ऊपर पेनल्टी, मेरे ऊपर फाइन लग सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है। फिर आप फिर प्लान आउट करोगे कि चलो ये कट ऑफ डेट है, ये इस दिन पे हम ये लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कंप्लायंसेस लिख देंगे। तो एक प्रॉपर चार्ट, एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए, ना सिर्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके पास भी, बल्कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो फंक्शनल हेड्स है स्पेशली, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम उनके जो डॉक्यूमेंट्स, देखो क्योंकि आप खुद से तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते नहीं है, कुछ फंक्शनल हेड्स के पास रहते हैं, तो आप टाइम टू टाइम उनसे फंक्शनल हेड से डॉक्यूमेंट्स लेते हो। जब उनको पता होता है कि उन्हें देना है डॉक्यूमेंट्स तो वो अपने आप ऑन टाइम दे देते हैं और आप कंप्लाइट कर सकते हो। और फिर आप इवैल्यूएट करते हो। ये इवैल्यूएशन इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 15 मिनट्स व्हेन यू रिवाइज इन द एग्जाम बिफोर सबमिटिंग योर पेपर। बिल्कुल उसी तरीके से साल खत्म होने के बाद या फिर ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरवल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल हो, आप उसे इवैल्यूएट करो। तो आप ये सब पढ़ लेना, ये कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, डाउट हो बेशक पूछ लेना। अब आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। अब हमें तो पता चल गया कि रिस्क कितना है, अब हमें उसे, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, उसे कम करना। जैसे आप ये सोचो, इसका बहुत एक सिंपल प्लेन एग्जांपल है। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप अगर आप एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कंपनी ने डिफॉल्ट किया या फिर कुछ ऐसा हो गया, गलत चीज़ है या फिर स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत लॉस हो, तो आपका पूरे 10 लाख रुपए डूब सकते हैं।
लेकिन वहीं अगर आप अलग अलग सिक्योरिटीज में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्केट सिक्योरिटीज टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें रिस्क नहीं होता, आप अगर 10 लाख डालोगे तो आपको 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो रिटर्न, जैसे ट्रेजरी बिल्स, जो कूपन रेट्स होते हैं, बॉन्ड, कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, या ऐसे, तो अगर आप उनमें डालोगे तो आपका अमाउंट, जो आपका पैसा है वो सिक्योर्ड रहेगा। और अगर आप अलग 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 सिक्योरिटीज में, मतलब जैसे जो निफ्टी, जिनके ऊपर बेसिस पे सिक्योरिटी कैलकुलेट होता है, निफ्टी जो इंडेक्स है उनका, अगर आप उनकी सिक्योरिटीज में डालोगे तो आपका और रिस्क कम हो जाएगा, रिटर्न की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल उसी तरीके से आप जब डाइवर्सिफाई कर देते हो ना, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। ये हो गया सिक्योरिटीज के मामले में बात, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ सिक्योरिटी के मामले में, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमारा एक तो सोच कैसे होनी चाहिए सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। न्यू एथिक्स, कंप्लायंस एंड रेपुटेशनल रिस्क अपीयर ईच डे, ठीक है। नए नए कोई ना कोई पंगा चलते रहता है, ठीक है। हमें जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है इस कंपनी ने स्कैम कर दिया, ILNFS खत्म होने वाली है, या येस बैंक की ये हालत हो जाती है, ठीक है। तो हमें तो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम पता चलता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये चीज़ें बहुत पहले से पता हो जाती है। एज अ CS, एज अ CA, एज अ CA में आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी तरह से आपकी पकड़ होती है, आप उनके बुक्स को एनालाइज करते हो, आप उनके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको ये चीज़ें बहुत पहले से समझ आने लगती है कि क्या चीज़ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। एट द सेम टाइम द रीसेंट ग्लोबल रिसेशन, देखो रिसेशन की बात तो छोड़ दो अभी, क्योंकि रिसेशन अभी फिर आने वाला है। जापान हैज़ ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू रिसेशन, उनके थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए अभी और भी कंट्रीज रिसेशन में जाने वाली है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन होता है वर्ल्ड वाइड। Together, these factors have created a tension between growing regulatory obligations and the pressure to do more with less. देखो बजट तो ऐसा नहीं है ना, देखो लॉज बनाने वाले ने बना दिया, उन्होंने कहा कि आप कंप्लाई करो नहीं तो 25 करोड़ का झटका लग जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उस, एक पतली सी एक तार है जिसमें आपको कंप्लायंसेस भी, एक डंडे की तरह, एक स्टिक की तरह आपको कंप्लायंसेस भी लेना है, बजट भी लेना है, दोनों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल वही सिचुएशन है एक CS का। आपके पास एक लिमिटेड बजट ही होता है, आप, ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी के बजट आपको मिल जाएगा कि आप आराम से कंप्लाई करो, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, whether it is in terms of human, whether it is in terms of assets, whether it is in terms of फाइनेंस, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है। तो आपको अपने जो दिए गए रिसोर्सेज, जैसे आप अभी एज ए स्टूडेंट भी, हमारे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि बहुत ही खर्च करते जाए हम लोग बिना सोचे समझे। तो हमें जब घर से पैसे आते हैं, जब आप घर से अलग रहते हो तो आपके पास आते हैं फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, उसी में आपको रहना भी है, खाना भी है, सब कुछ, मतलब अपने शौक को भी मैनेज करते चलना है, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है। To help resolve the situation and continue to add value to their organizations, ethics and compliance professionals need to be sure that they understand the full spectrum of compliance risk lurking in each part of organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक ना कोई रिस्क होता है, आपको पहली बात तो वो आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, ठीक है। Then they need to assess which risks have great potential for legal, financial, reputational damage, ठीक है। फिर आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रायोरिटाइज करो कि आप अगर हम ये नहीं करें, अगर फॉर एग्जांपल सबसे मेरे को कॉमन लगता है कि सेबी का, क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे, अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की या फिर आपने इन्वेस्टर जो पब्लिक के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, तो आपको 25 करोड़ का झटका लग जाएगा एक बार में बिना सोचे समझे, बल्कि उससे ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कहाँ कहाँ आपको इतना ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हम पढ़ते भी हैं तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि ICDR जैसे फंडिंग में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पर ध्यान ज़्यादा देना है। बाकी छोटे छोटे जैसे एथिक्स में
3 चैप्टर्स है फॉर 10 मार्क्स, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो इम्पोर्टेंट सभी कुछ है एज अ स्टूडेंट, लेकिन आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा कि हमें चलो रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स का है तो हमें वो पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, और इसमें कम ध्यान देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम, हमारी रिसोर्स क्या है, टाइम, वो कम है। बिल्कुल उसी तरीके से एज ए सी एस के पास भी टाइम रिसोर्सेज कम है, वेदर इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मनी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हमें अलोकेट करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अलोकेट करना आना चाहिए टू मिटिगेट दोज रिस्क। उन रिस्क को कम करने के लिए हमें उस ढंग से उसे बांटना है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ताकि हम कम से कम डिफ़ॉल्ट कर सकें, बल्कि डिफ़ॉल्ट ना हो तो बढ़िया, लेकिन अगर बाई चांस होता है तो कम से कम हो, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज हो वो कभी ना हो, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास? आई होप आपके लिए मेरे नोट्स पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। What kinds of compliance failures would create significant brand risk? एक बार आप ये पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चंस दिया गया है आपको समझने के लिए कि आप एज अ CS, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो आपको कैसे समझ आएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप समझते हो जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो, जब आप अपने सुपीरियर से डिस्कस करते हो, तब आपको समझ आता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक। अब आया कि हमारा जो टॉपिक है वो है embedding compliance with all key legislation in the organization is the function of certain critical activities and stems from collaboration across key functions such as। क्या क्या बेसिक फंक्शंस है जहाँ से रिस्क आ सकते हैं, हमें कहाँ ध्यान देना है, वो है लीगल कंप्लायंसेस, रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क ना, जो टॉप 500 जो कंपनीज है उनमें कंपलसरी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी, बिल्कुल उसी तरीके से रिस्क हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी कि कहाँ रिस्क है, कैसे हम उसे मिटिगेट कर सकते हैं। और रिस्क बहुत तरीके से होती है, जब हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप लोग को फिर भी लगता है ये चैप्टर्स बोरिंग है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत सारे बन सकते हैं। Business and internal audit, these functions all form a part of three lines defense। ये आप चीज़ लिख लो, इसे क्या कहेंगे? थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस। चलो समझ गए हम। अब आगे क्या है? The success of any compliance management and monitoring program depends upon the existence, functioning and integration of these three lines of defense in the performance of their duty। ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी हम अपने जो कंप्लायंसेस, जो रिस्क है हमारे, उसे कम कर सकते हैं। मैनेजमेंट अश्योरेंस, पहला हमारा टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट अश्योरेंस, ठीक है। असिस्ट इन सेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज, provides direction, guidance and oversight, promotes a strong risk culture and sustainable risk return thinking, promotes a strong compliance culture and management of risk exposure, ongoing monitoring and management of risk। आप सबको ये चीज़ एक बार रीड करके, ये पांचों पॉइंट्स रीड करके क्या समझ आया? देखो, जब हम मैनेजमेंट अपनी तरफ से अश्योर इस चीज़ को कैसे कर सकती है? पहले तो स्ट्रैटेजीज़ बना के, बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ बना के और उससे बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करवा के, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में मेहनत है लेकिन वो सिर्फ 10% है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक मेहनत टास्क है, वो एक रियल चैलेंज होता है। 90% टेंशन हमें उस चीज़ की होती है, ठीक है। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गाइडेंस एंड ओवरसाइट, मैनेजमेंट एक गाइडेंस देती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा देती है, एक सुपरवाइजरी बॉडी है। प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग रिस्क कल्चर एंड सस्टेनेबल रिस्क रिटर्न थिंकिंग। देखो रिस्क रिटर्न एक बहुत ही बेसिक फंडा है कि आपने इतना पैसा डाला तो आपको इतना गेन होना चाहिए। रिस्क कितना लिया आपने और रिटर्न क्या है आपका, ये चीज़ सोचनी हमें आनी चाहिए, एज ए मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए, एज एन एम्प्लॉय हमें आनी चाहिए। Promotes a strong compliance culture and management of
रिस्क एक्सपोजर। कंप्लायंस कल्चर मतलब आपके एक बिहेवियर में ही आनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े के यहाँ जाते हो तो आप सबसे पहले पैर छूते हो, तो आपको ये चीज़ आपके कल्चर में आ चुकी है, आपके हैबिट में आ चुकी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि आपका एक कल्चर होना चाहिए कि भाई हमें कंप्लाई करना है, हम एक कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक गुड गवर्नेंस फॉलो करते हैं और हम एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। देखो मॉनिटरिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप, और ये एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि कहीं भी जैसे आपने अगर रोड पे आपने बहुत अगर ट्रैवल किया होगा बाई रोड तो आपने देखा होगा नज़र हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वही है। अगर आपका ध्यान हटा तो वहीं आपसे दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना क्या होगी, फाइन का फटका लग जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आई आम ये लेक्चर 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो हम इसे तुरंत कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू टिल देन एंड स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, बाय बाय।